क्या आपको पता है प्रसूत रोग यानी प्रसूत का बुखार आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, बहन, आपकी बहू इन सभी की जिंदगियों को किस कदर खोखला कर रहा है? क्या आपके परिवार में कोई महिला सदस्य ऐसी भी है जिन्हें बराबर बुखार बना रहता हो, भूख नहीं लगती, कमजोरी बनी रहती है, शरीर में खून की कमी, चक्कर आना, बाल का असमय झड़ना और पकना होता है, हाथ पैर में जलन, टट्टी पेशाब में जलन बनी रहती है, चेहरे पर दाग, गालों पर छाही, नींद की कमी, घबराहट, बेचैनी, कब्ज, गैस, माहवारी यानी पीरियड्स की समस्या, कमर कटने की समस्या, लिकोरिया की शिकायत, हाथ पैर में झुंझुनी, कंपन, आंखों से कम दिखाई पड़ना, याददाश्त की कमी रहना, ब्लड प्रेशर की शिकायत, बवासीर, किडनी फेलियर आदि की शिकायत बनी रहती है। यदि ऐसा है तो आपके फैमिली मेंबर को प्रसूत का रोग हो सकता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजीत केसरी, नाड़ी विशेषज्ञ, वैद्य तथा सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ हेल्थ का वाईफाई, और आप देख रहे हैं हेल्थ का वाईफाई चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यानी प्रसूति का रोग, इसका सेशन बहुत ही सुंदर होने वाला है। आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देगा। आज का सेशन आपको आप ही के परिवार के स्वास्थ्य के बारे में बेहद नज़दीक से रूबरू कराने वाला साबित होगा। मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। उसमें मेरी आपसे एक विनती भी रहेगी, दूसरा आपसे एक नाराज़गी भी रहेगी। विनती यह कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने किसी 3 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे कि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, पूर्ण चीज़ें आप तक आसानी से पहुंचती रहें और आपके साथ साथ आपके दोस्तों के जीवन में भी खुशियां आए। और नाराज़गी आपसे इस बात की है, अक्सर आप लोग वीडियो को स्किप कर जाते हैं, आगे पीछे भगा कर देखना सुनना शुरू कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि वीडियो में दी गई पूरी जानकारी आपको मिल नहीं पाती। फिर आपका यह कमेंट आता है कि वीडियो अच्छा नहीं था, जानकारी अच्छी नहीं थी। तो कृपया स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। और आपसे एक गुजारिश और रहेगी कि यदि वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सुझाव यदि हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। हम दिल से उसे स्वीकार करेंगे और यथोचित उत्तर भी देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर यदि आप बीच में वीडियो को स्किप कर जाएंगे या नहीं देखेंगे तो एक ऐसी मूलभूत जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो शायद आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बेहद ही लाभप्रद रहने वाला है। तो दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। आइए पहले यह जानते हैं कि प्रसूति रोग होता क्या है। आप लोगों ने बहुतों को यह कहते सुना होगा कि फला महिला को प्रसूति का रोग हो गया था, लेकिन यह होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसके क्या नुकसान हैं, इसके विषय की पूरी जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दोस्तों, प्रसूत रोग एक बुखार है। आमतौर पर बुखार तो सभी को होते हैं, लेकिन प्रसूत का बुखार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही होती है और उसका एक कंडीशन भी होता है। शादी हो जाने के बाद महिलाओं को अक्सर करके बच्चा पैदा होने के बाद प्रसूत घर में बुखार हो जाता है। आमतौर पर परिवारीजन इलाज भी करवाते हैं, टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, ड्रिप, एंटीबायोटिक्स आदि के द्वारा चिकित्सा होता रहता है। एलोपैथी डॉक्टर भी तमाम प्रकार से इलाज करते हैं और लोग करवाते भी हैं। कुछ हद तक सफलता भी मिलती है, लोगों को राहत भी हो जाती है बुखार से। लेकिन जब वही बुखार किन्हीं कारणों से शरीर में लगा रह जाता है तो वह टाइफाइड का रूप बना लेता है। तब यही बुखार शरीर में अपना जगह बना लेता है, यहाँ तक कि उस बुखार का इन्फेक्शन महिला के ब्लड में, उसकी मांसपेशियों में, यहाँ तक कि हड्डियों तक बुखार का प्रभाव यानी इन्फेक्शन पहुँच जाता है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए आप इस समय हमारी वीडियो को देख रहे हैं और मान कर चलिए कि आपके परिवार में किसी को इस तरह की परेशानी है, जैसा कि मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया और आगे डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। और आप अनुमान लगाइए कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपकी परेशानी को आपसे शेयर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा। आपकी शादी के बाद आपको एक बच्चा हुआ। अक्सर करके देखा गया है, बच्चा पैदा होने के बाद महिलाओं को बुखार हो जाता है और प्रसूत घर में ही हो जाता है। बुखार हुआ, आप दवा लेकर आए, दवा खाए, बुखार से राहत हुआ, फिर बुखार आया, फिर दवा खाए, फिर बुखार चला गया, इसके बाद दोबारा फिर बुखार आ गया। यह क्रम अब लगा रहा। समय बीतता गया, पेट में दूसरा बच्चा आ गया, किसी तरह डिलीवरी हुई, बुखार फिर बना, दूसरे प्रसव के दौरान भी बना। अब जबकि पिछला बुखार पहले से ही लगा पड़ा है, इस बार दोबारा से बुखार ने झगड़ा, शरीर कमज़ोर हुआ, शरीर में खून की कमी हुई, शरीर में सूजन होने लगी, खून में गर्मी हुई, हाथ पैर में जलन हुआ, टट्टी पेशाब में जलन हुई, बाल असमय झड़ने और पकने लगे, आंखों से कम दिखाई देने का संकेत मिलने लगा, याददाश्त में कमी आने लगी, नींद में समस्या उत्पन्न हो गई, बढ़िया नींद नहीं आती है, भूख लगना बंद हो गया, मुंह का स्वाद फीकापन हो गया, जैसे मुंह में किसी ने मिर्चा भर दिया हो,
मुंह का स्वाद तीखा और फीकापन लगने लगे, भोजन का रस और स्वाद ना मिले, शरीर में चिड़चिड़ापन का भाव उत्पन्न हो जाए, शरीर में सुस्तीपन, शरीर का फिगर बिगड़ जाना, बॉडी वेट बहुत कम हो गया हो, डाइजेशन बिगड़ गया हो, किसी किसी को बवासीर की शिकायत हो गई, किसी को खूनी तो किसी को बादी हो गई, बवासीर के दौरान मस्से हो गए, किसी किसी को पीरियड की बहुत शिकायत हो गई, मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान बहुत तेजी से पेड़ू और पेट के आसपास के हिस्से में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग या तो नाक के बराबर हो गई या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, ब्लड का रंग लाल ना होकर काला नीला मांस के टुकड़े जैसा निकलना शुरू हो गया, यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस में गांठ हो गई, यूट्रस इनलार्ज हो गया, लीवर बढ़ गया, खून की कमी इतनी हो गई कि चक्कर आने लगे, चिड़चिड़ापन इतना हो गया कि किसी की बात बर्दाश्त ना हो, धूप में निकलना बर्दाश्त ना हो, आंखों से धुंधलापन दिखाई पड़ने लगा, 4 कदम चलना भी दूभर हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना तो दूर की बात है। समय के साथ रोग बढ़ने पर हाथ पैर और चेहरे पर सूजन इतनी हो गई कि यदि आप अपने अंगूठे से पेशेंट के हाथ पैर के मांसपेशियों को दाबें तो वहाँ गड्ढे पड़ जाएं, जबकि आमतौर पर यदि आप अपने शरीर के किसी भी अंग को किसी भी मांसपेशियों को दबाएं तो वहाँ गड्ढे नहीं पड़ते, तत्काल भराव आ जाता है। रोग ज़्यादा बढ़ने पर फेफड़ों में बहुत अधिक संक्रमण हो जाने पर किसी किसी महिलाओं को बहुत सूखी खांसी तक आने लगती है। इतनी तीव्र खांसी आती है कि खांसते खांसते आँख मुंह लाल हो जाए, चेहरा तमतमा कर लाल हो जाए, आंखों से पानी गिरने लगे, सीने में दर्द होने लगे, यहाँ तक कि देखा गया है कि किसी किसी महिला का कपड़ा भी गीला हो जाता है, यानी पेशाब तक छूट जाती है। किसी किसी को पथरी की शिकायत हो गई, किसी को किडनी में तो किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत हो गई, हाथ पैर में झुंझुनी, कोई काम करने में मन न लगे, शरीर में उत्साह न रहे, शरीर निस्तेज हो जाए, चेहरा फीका पड़ जाए, डॉक्टरों द्वारा रिपोर्ट्स वगैरह करवाने पर थायराइड की शिकायत भी मिल जाती है, डायबिटीज़ की शिकायत हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, शरीर पर लाल चकत्ते दाने निकल जाएं, खुजली और चमड़ी पर रेशेस पड़ने लगे, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाएं, चेहरा मुर्दा सा दिखने लगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद किसी किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, किडनी फेल होने लगे, पेशाब में रुकावट, जलन इतनी बढ़ जाए कि डायलिसिस की बारी आ जाए। यह सारी शिकायतें होती हैं एक प्रसूत के बुखार होने वाले रोगी के अंदर। अब आप अनुमान लगाइए, मैं यह नहीं कहता कि आपके ही परिवार में यह चीज़ें हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई शिकायत आपके परिवार या आपके जान पहचान के किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा है तो मानकर यहीं चलिए कि उनको प्रसूत का बुखार है। एक अकेला प्रसूत का बुखार जो कि शुरुआती दौर में एक बच्चा उत्पन्न होने के बाद बुखार लगता है, अगले आगे का 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल या 20 साल का समय बीतने के पश्चात यही बुखार न जाने कितनी शाखाएं बना लेता है। वह अकेला पिछला बुखार एक छोटा सा बुखार का पौधा जो कि समय के साथ बढ़ते बढ़ते इतनी रोगों को लेकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जब कोई भी आदमी या परिवार अपने फैमिली पर्सन को लेकर इलाज के लिए दौड़ता है, तमाम प्रकार के जांच डायग्नोसिस होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होती है, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, सीबीसी विडाल होते हैं, एलएफटी टेस्ट और क्रिएटिनिन की जाँच कराई जाती है और न जाने क्या क्या जाँच डॉक्टर लोग करवाते हैं। तो डॉक्टर दवा करते करते और तीमारदार दवा करवाते करवाते थक जाते हैं। रोगी की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर मरीज की हालत को देखते हुए उन्हें पागल तक करार कर देते हैं, क्योंकि रोगी की मानसिक स्थिति बिल्कुल फ्रेश नहीं रहती, वह अपना संतुलन नहीं बना पाती, सारी इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं। उस अवस्था में परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसी दशा हो जाने पर रोगी महिला को इतना तेज गुस्सा आता है कि घर में यदि एक बर्तन भी गिर जाए तो वह चिचिटा सी उठती है। इस कंडीशन में डॉक्टरों के कहने के अनुसार इनका तो सब कुछ बिगड़ गया। रोगी के सीने में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि सांस लेने तक में तकलीफ हो जाती है। सीने में दर्द, घबराहट, बेचैनी, डर सा महसूस होता है। बुखार की वजह से शरीर में कुछ इस कदर का दर्द कभी कभी हो जाता है जैसे किसी ने बल भर उसे पीटा हो। हड्डियों में भयानक दर्द होता है, शरीर के सभी जोड़ों में भयानक दर्द होता है, सूजन भी हो जाती है। इस परेशानी से जूझती हुई महिला रोगी घर के एक कोने में पड़ी चुपचाप रोती रहती है। जिंदगी से जैसे निराश सी हो जाती है, जीवन से जैसे उसे प्यार ही नहीं रह जाता, जीने से अच्छा मरना उन्हें ज़्यादा बेटर लगता है। अब किसी किसी रोगी की ऐसी भी स्थिति आती है कि उन्हें लिकोरिया की शिकायत हो जाती है और लिकोरिया की शिकायत इतनी बढ़ जाती है कि शरीर से कैल्शियम निकलने लगता है, बोन कैल्शियम टट्टी पेशाब के रास्ते निकलने लगता है। उसमें भी कई कंडीशन होती है, किसी किसी को चावल के धुआं की तरह तो किसी किसी को माड़ की तरह, किसी को बहुत ज़्यादा पीला नीला, बच्चों के नाक कफ जैसा गाढ़ा, खींचो तो लंबा तार जैसा हो जाए, लाशा की तरह। ऐसा कंडीशन हो जाने पर
मूत्र पथ में इन्फेक्शन, जलन, खुजली महिलाओं को हो जाती हैं। उस कंडीशन में गर्भाशय में दोष हो जाता है। किसी किसी को देखा गया है कि उठते बैठते गर्भाशय बाहर निकलने को मर करता है। एक प्रकार से लोग शरीर बाहर निकलना कहते हैं, ऐसा गांव देहात में लोग कहते हैं। चिकित्सा के भाषा में उसे यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं। ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में अगर एलोपैथ डॉक्टर के पास आप जाएं तो डॉक्टर यह कहकर ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि इनके शरीर से तो प्रोटीन जाने लगा, इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन कराना ही होगा। अब कई लोग तो ऑपरेशन करवा भी लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन करवा लेने से या यूट्रस निकलवा देने से ज़रा सोचिए कि क्या शरीर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारे इन्फेक्शन खत्म हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। क्योंकि प्रसूत रोग तो अपने आप में एक वृक्ष बना पड़ा हुआ है, और जितने भी रोग का नाम मैंने बताया, जितने भी रोग का नाम आपने सुना, वह सारे तो उस बुखार रूपी वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। अगर पेड़ की कोई शाखा आपको तकलीफ दे रही है, तंग कर रही है, तो आप एलोपैथिक दवा के द्वारा तत्काल उसे तलवार की तरह काट दें, थोड़ी बहुत राहत मिल जाए तो क्या पेड़ की जड़ खत्म हो गई? क्या दूसरी शाखा फिर नहीं निकलेगी? जैसे कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा हो, आंखों में जलन है, पानी टपकता है, अब उसका इलाज करने जाएंगे तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा, चश्मा भी लगा देगा, फिर कहेगा आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। इसके बाद फिर आप कल क्या कहेंगे कि कब्ज की शिकायत है, गैस की शिकायत है, तो उसका इलाज डॉक्टर करेगा। खून की कमी है, शरीर में इन्फेक्शन बना पड़ा है, हाथ पैरों में झुनझुनी हो रही है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से कहेंगे तो डॉक्टर उसका इलाज और जांच वगैरह करवाएगा। जांच के दौरान यदि कहीं आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ गई तो किडनी की समस्या बन जाएगी, डॉक्टर डायलिसिस की सलाह देना शुरू कर देगा। इस तरीके से तो तमाम प्रकार की, कम से कम हम समझते हैं कि मैंने आपको 40 प्रकार के रोग के नाम बताए जो कि प्रसूत बुखार के ही लक्षण हैं। यह सारे लक्षण उस प्रसूत बुखार की अलग अलग शाखाएं हैं। अब अलग अलग शाखा को अगर आप काटते रहेंगे तो जीवन भर आप ऑपरेशन ही कराते रहेंगे, शरीर को कटवाते ही रहेंगे। हर रोग के लिए सिर्फ ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तो तैयार बैठा ही है, फिर आप करवाते रहो ऑपरेशन। इस तरीके से और इस प्रकार के इलाज से प्रसूत रोग का जड़ जाएगा ही नहीं, जीवन भर नहीं जाएगा, और रोगी अपनी बाकी बची हुई जिंदगी तिल तिल करके मरते हुए बिताने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर आपने मेरी बात को बिना स्किप किए वीडियो को देखा सुना होगा तो मैं समझता हूं कि अभी तक के बात को सुन करके आप समझ चुके होंगे कि आखिरकार प्रसूति रोग होता क्या है, महिलाओं को कब होता है, किस कंडीशन में होता है, और इस रोग से कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। जांच में थायराइड तक निकल कर चली जाती है, लोग थायराइड का इलाज कराते हैं। किसी किसी को यूट्रस में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि गांठ और कैंसर तक हो जाती है, लोग इसका इलाज करते हैं। तो जहाँ तक शहरों की बात है, कुछ हद तक लोग शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी रखते हैं तो रिपोर्ट के आधार पर इलाज करवाते हैं, और शहरी क्षेत्र की महिलाएं कुछ खुले दिमाग की होती हैं तो अपनी सारी बातों को शेयर करते हुए डॉक्टर से इलाज पा जाती हैं। पर ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाएं, या बल्कि समझिए कि 90% महिलाएं ऐसी होती हैं। और आगे मैं जो कुछ कहने वाला हूं वो यह कि भारतीय समाज की जो महिलाएं होती हैं, चाहे वह शहरी हों या ग्रामीण, संस्कारवश या लज्जावश शरीर की सारी दुखों को, सारी तकलीफ़ों को वह झेलती रहती हैं। लेकिन कुछ एक तकलीफ़ ऐसे होते हैं अंदरूनी, जिसे कि न तो वह डॉक्टर से शेयर कर पाती है और ना ही डॉक्टर उस चीज़ को पकड़ पाते हैं जिसका कि इलाज हो और वह स्वस्थ हो जाए। अब इस दुविधा में रोगी पूरी तरीके से इलाज नहीं पा पाता और ठीक भी नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप जीवन बीतता जाता है, समय बहुत पास हो जाता है, रोगी खाट से लग जाता है, नौबत लास्ट तक आ जाती है। तो जहाँ तक सामाजिक व्यवस्था है, महिलाएं हैं, शर्म संकोच उनका गहना है, उनके आचरण में है, करना भी चाहिए, लेकिन रोग भी तो ठीक होना चाहिए, यह भी तो जरूरी है। और इस चीज़ को मूलतः अगर देखा जाए तो आयुर्वेद गण के डॉक्टर, जो कि वैद्य होते हैं, जो कि नाड़ी विज्ञान के जानकार होते हैं, जिन्हें कुछ पूछने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रोगी के कंडीशन को देखकर, सुनकर या नाड़ी पर नाड़ी की गति को देखकर, चीज़ों को, रोग के लक्षणों को समझकर रोगी की बिना पैथोलॉजिकल रिपोर्ट कराए, बिना किसी जांच के वह रोगी के शरीर की सारी तकलीफ़ों को रोगी और उसके परिवार के सामने रख देता है, वह वैद्य माना जाता है। और वही वैद्य जो कि नाड़ी विज्ञान के जानकार होते हुए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, रस रसायन एवं शास्त्रोक्त भस्मों के योग के द्वारा हर्बल, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के दवाएं देकर उस प्रसूत रोग को पूरा जड़ मूल से निकालकर दूर करने की क्षमता रखता है।
अन्यथा यदि आप एलोपैथ का सहारा लेकर चलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे कहा, इतनी सारी शिकायतें यदि हैं तो ना तो रोगी महिला किसी डॉक्टर को बताएगी, और यदि महिला नहीं बताती है तो डॉक्टर जिस प्रकार से रिपोर्ट्स निकलवाते हैं तो उस रिपोर्ट्स में जो सारी बातें खुलकर आ नहीं पाती, जो कि महिलाएं स्वयं झेलती रहती हैं। तो फिर इलाज कहाँ से होगा? और अगर इलाज की ही बात करें तो जहाँ तक एलोपैथिक डॉक्टरों का सवाल है, वह भले ही एमबीबीएस हों, मुझे एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से कोई एतराज़ नहीं है। एलोपैथिक इलाज भी इमरजेंसी के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई भी आज के युग में कंप्यूटरीकृत ही की है, जो कि इस समाज में है। तो कंप्यूटर का जो ज़माना है वह हमारी और आप ही की बनाई गई एक उन्नत टेक्निक है, जिसके माध्यम से पढ़ाई भी की जाती है और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स भी निकाली जाती हैं, और उसी से आधारित ट्रीटमेंट भी दी जाती है, चाहे वो टिकिया हो, टैबलेट हो, सिरप, ड्रिप, एंटीबायोटिक्स, कुछ भी मान लीजिए। तो जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने निकल कर आएंगे डॉक्टर के पास किसी भी रोगी का, तो वह डॉक्टर उसी रिपोर्ट के आधार पर इलाज भी देगा। लेकिन क्या सारी परेशानियां, सारी चीज़ें जो एक महिला रोगी भुगत रही है प्रसूत रोग के दौरान, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बल्कि होता यह है कि डॉक्टर हमेशा हर रोग के लिए ऑपरेशन का सलाह देगा। प्रसूत रोग के इन्फेक्शन के बढ़ने से अगर आपको किडनी या गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई है तो भी आपको ऑपरेशन की सलाह देगा। यूरेटर में प्रॉब्लम हो गई, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई तो बच्चेदानी निकालने की प्रावधान आपको बताएगा। अब अगर डॉक्टर हर रोग के लिए सिर्फ ऑपरेशन बताएगा तो फिर शरीर के किस किस अंग को आप कटवाएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आपके परिवार के किसी भी महिला सदस्य की ऐसी कंडीशन है और डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला और आपने ऑपरेशन करवा दिया बच्चेदानी का, ठीक है, दुनिया निकलवा रही है, आप भी निकलवा दिए हैं, तो फिर यह बताइए कि समाज में उसकी क्या स्थिति बनी रहेगी? क्या उसकी गणना आदमी में की जाएगी या महिला में की जाएगी या फिर बीच वाली की जाएगी? मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। तो क्या यही एक विकल्प बचा है सिर्फ ऑपरेशन, या उसका कोई दूसरा विकल्प भी है जिससे कि सारी तकलीफ भी खत्म हो जाए, प्रसूति का रोग भी दूर हो जाए, इन्फेक्शन भी हट जाए, ब्लड की जो गर्मी है वह भी शांत हो जाए, टट्टी पेशाब में जो जलन है वो भी शांत हो जाए, शरीर नॉर्मल हो जाए, फेफड़े स्वस्थ हो जाएं, खून बनने लगे अंदर से स्वयं। बाहर से आप कितना खून चढ़ाएंगे? अब यदि मान लिया जाए आप अपने पेशेंट का ब्लड जांच कराते हैं और उनके हीमोग्लोबिन का स्तर केवल 9 ग्राम या 7 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको ब्लड चढ़ाने की सलाह देंगे, 2 यूनिट, 4 यूनिट, जो भी हो। तो क्या ब्लड चढ़ा देने के बाद स्थिति फिर संभल जाती है या संभल जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्फेक्शन शरीर में बना पड़ा है, तो जो ब्लड आप चढ़ाएंगे वह भी समय के साथ फिर खत्म हो जाएगी। बुखार के दौरान, प्रसूति बुखार के दौरान कितनी इन्फेक्शन रहती है, शरीर में स्थित शरीर का वह हिस्सा जो ब्लड बनाने वाली मशीन जैसे फेफड़े वगैरह, यह इतने इन्फेक्टेड हो जाते हैं कि ब्लड बनाते ही नहीं, शरीर में पानी बनता है, जिससे कि शरीर में सूजन आ जाती है, खून की मात्रा कम हो जाती है, परिणामतः शरीर में गर्मी, सांस फूलना, चक्कर आना, दिमाग का ना काम करना, अंड बंड बकना, भागना, चिल्लाना, तमाम प्रकार की शिकायतें बन जाती हैं। बल्कि समाज में कहीं कहीं देखने को यह भी मिलता है कि रोगी का माइंड इतना अपसेट हो जाता है, इतनी इन्फेक्शन बन जाती है बुखार की गर्मी से कि मिर्गी के दौरे भी आने लगते हैं। अब आप ही बताइए किस किस चीज़ का ऑपरेशन आप करवाएंगे? क्या एलोपैथ से इसकी कहानी खत्म हो पाएगी? क्या एलोपैथी डॉक्टर इस प्रसूति रोग के बारे में आपको पूरी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे जैसा कि मैं आपको डिफाइन कर पा रहा हूँ? प्रसूत रोग के बारे में आपको समझाने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि मान लिया जाए कि आप मेरे सामने बैठे हैं और आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या है, तो आप महसूस करिए कि क्या कोई डॉक्टर आपको मिला जो कि मेरी तरह आपके प्रसूति रोग के बारे में अच्छे से आपको समझा सके। आप इलाज तो कराते रहे होंगे अपने परिवार का, शादी के 1 साल बाद से आप परेशान हो या 25 सालों से परेशान हो। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो दुनिया के तमाम डॉक्टरों से आपसे मुलाकात हुआ होगा और आप इलाज कराते भी रहे होंगे, चाहे आप रुपए 10 की दवा रोज़ खाते हों या 1000 की रोज़ खाते हों। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या किसी ने डिफाइन किया आपके परेशानियों को? तो जो डॉक्टर प्रसूत के विषय में पूरी तरीके से डिटेल में डिफाइन नहीं कर सकता, आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता। यह अनुभव, यह जानकारी, यह गुण सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है और आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य के पास है। नाड़ी विज्ञान ईश्वर का एक वरदान है। आयुर्वेद के महान संत ऋषि मुनियों के हाथों लिखे गए ग्रंथ में इसका वर्णन है। उसकी पढ़ाई, उसका ज्ञान
आज की डेट में ना कहीं पढ़ाई जाती है, ना कहीं उसकी शिक्षा दी जाती है, ना सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है। यह अनुभव से प्राप्त की जाने वाली व्यवस्था है और जिसके पास अनुभव है वही इसका अच्छे से ट्रीटमेंट भी कर पाएगा। प्रसूति रोग के सारी परेशानियों को, सारे इन्फेक्शन को दूर करने की क्षमता केवल और केवल आयुर्वेद में ही है। चिकित्सा जगत में आज दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़े दुख की बात यह है कि डॉक्टर तो आज हर कदम कदम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वैद्य अगर आप दिन में दीपक लेकर ढूंढें तो शायद ही कहीं इक्का दुक्का सुनने को मिले आपको। दोस्तों, यह धरती मृत्यु लोक है और यहाँ पर कोई भी पर्सन रोग मुक्त नहीं है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या फिर अथवा बहुत बूढ़ा हो। रोग सबको अपने शिकंजे में ले रखा है। किसी का रोग छोटा है, दिखाई नहीं देता, किसी का बहुत बड़ा है जो सबको दिखाई देता है, लेकिन रोग है सभी को, आप माने या ना माने। बात अगर आयुर्वेद की महत्ता की करें तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। पिछले साल जिस तरीके से कोरोना ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा था, उस समय यदि आयुर्वेद ना होता, योग ना होता, नीम और गिलोय ना होती तो यह दुनिया भी शायद ना होती। आयुर्वेद की प्रामाणिकता का इससे बड़ा जीता जागता सबूत और मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अब इतनी सारी बातें कह चुकने के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोग भली बात समझ गए होंगे कि प्रसूति रोग होता क्या है और हो जाने के बाद वह लाइफ में कितनी क्रिटिकल समस्याएं आपके सामने उत्पन्न कर सकता है। और समाज में न जाने कितनी ही महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण हों चाहे शहरी हों, अक्सर करके वह कष्ट भोगती रहती हैं। दुनिया भर की महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि यदि आपके परिवार में, समाज में, आपकी जानकारी में किसी को ऐसी कोई समस्या है तो कृपा करके झोला छाप डॉक्टरों की शरण में ना जाएं और ना ही एलोपैथी दवाओं का सहारा लें, क्योंकि यह दवाइयाँ तात्कालिक राहत तो देती हैं लेकिन रोग को जड़ मूल से ठीक करने का सामर्थ्य इनके पास नहीं है। आप आयुर्वेद से जुड़ें, वैद्यजनों का सहारा लें। आप हेल्थ के वाईफाई टीम से जुड़कर अपने परिवार की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हेल्थ की वाईफाई टीम पूर्णतः आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट देती है जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ऊपर बताए गए किसी भी विषम परिस्थितियों के लिए और रोग को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए एकमात्र विकल्प आपके पास केवल और केवल हेल्थ का वाईफाई वाराणसी टीम है, जिसके अनुभवी डॉक्टर वैद्य द्वारा आपकी चिकित्सा 100% सफल और गारंटीड मिलती है। यदि आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको अपने जीवन काल में दोबारा से इस रोग से भेंट नहीं होगा और ना ही आपको प्रसूति जैसे भयानक बीमारी के इलाज के लिए किसी और डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अगर आपके पास परिवार में किसी को ऐसी समस्या है और आप काफ़ी लंबे समय से इलाज कर रहे हैं, समस्या हल नहीं हो रही है, और यदि आप आयुर्वेदिक इलाज करके अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपनी दवाएं ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हमारी हेल्थ की वाईफाई टीम 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहती हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और इंडिया से लेकर एशिया तक की सभी शहरों में दवाओं की होम डिलीवरी, इंडिया की जानी मानी कोरियर सर्विसेज जैसे DTDC और फर्स्ट फ्लाइट जैसी शानदार कोरियर सर्विसेज के द्वारा हमारी टीम सुनिश्चित करती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मुझे आपके किसी भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स अथवा डॉक्यूमेंट्स की कोई खास ज़रूरत नहीं होती, पर यदि आपके पास पिछला कोई डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट हो जो कि अन्य डॉक्टरों ने कराया हो तो उसे आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से फेस टू फेस बात कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, उठाइए फ़ोन और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। नमस्कार।